ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 9th का, जो है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अभी तक हमने एटम के पदार्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, कि पदार्थ किन से बना हुआ है, परमाणु अणुओं से बना हुआ है। अणु किससे बने हुए हैं, परमाणुओं से बने हुए हैं। यानी कि पदार्थ की जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल इकाई होती है, फंक्शनल इकाई होती है, वो कौन है, परमाणु। यानी कि बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है और बहुत सारे अणुओं के मिलने से पदार्थ बनता है। यानी कि जो पदार्थ होता है उसका जो भी गुणधर्म होगा, जो भी भौतिक या रासायनिक गुणधर्म होगा, वो सब परमाणु में होगा और एक समान जो परमाणु होते हैं वो सब मिलके पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आया। लेकिन अब परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु किन से बना हुआ है और परमाणु में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से अपरमाणु कण होते हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है ना। क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। डाल्टन की थ्योरी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि परमाणु जो है सबसे छोटी इकाई होती है, ये इसे हम विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं था, परमाणु में भी आगे हम देखते हैं कि 2-3 कण पाए जाते हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि परमाणु में भी विभाजन हो सकता है। हालांकि परमाणु जो होती है वो एक स्थिर इकाई होती है किसी भी पदार्थ की। ठीक है, इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुण के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर वैद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अच्छा, परमाणु की संरचना जानना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि उसके अगर आप किसी का बेसिक नेचर जानोगे तभी आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हो। आप उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में या किसी भी आगे प्रोग्रेसिव वर्क में कर सकते हो, है ना। अगर आपको पता है कि ये गोल्ड है, ठीक है, और इसकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि बहुत ड्यूरेबल है, इससे बहुत पतली लेयर आप बना सकते हो, तभी तो आप उसके यूज कर पाओगे। ये तांबा है, ये बहुत लंबा खिंच सकता है, इसका तार बन सकता है, कि आप उसके गुणधर्म पढ़ोगे, समझोगे, तभी तो आप उसका यूज कर पाओगे। इसीलिए वैज्ञानिकों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो ये पता लगाएं कि परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु में और भी क्या क्या गुण पाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कई रिसर्च हुई तो कई मॉडल सामने आए। पदार्थों में आवेशित कण। अब पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए हम यहाँ पर एक क्या देखते हैं, क्रियाकलाप। जैसे आप देखते हो कि कंघी है, कंघी को थोड़ा सा सूखे बाल पे रगड़िए, उसके बाद छोटे छोटे पेपर से चिपकाइए तो वो चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर आवेश आ जाता है। ऐसा आपने कई बार खेल खेल में किया होगा। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पे उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ये आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब ये पता चला कि परमाणु विभाज्य है, ठीक है, और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। मतलब कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए एक्सपेरिमेंट के बाद। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ठीक है ना। तो तब तक ये वैज्ञानिक जान चुके थे कि परमाणु के अंदर कम से कम एक कण तो है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका पता किसने लगाया था? जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसके सिंबल हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है और उसका आवेश -1 लिया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है?
ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। अभी तक यही पता था कि जो परमाणु है उसमें दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस। अब प्लस और माइनस दोनों चार्ज है, इस वजह से जो परमाणु होता है अल्टीमेटली वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। प्लस और माइनस दोनों मिल गए तो वो उदासीन हो जाएगा, है ना। लेकिन दो चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस, प्लस को बोलते हैं प्रोटॉन और माइनस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके अलावा और क्या पता चला कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है, यानी कि प्लस चार्ज जो होता है वो परमाणु के भीतर होता है और इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के बाहरी भागों में होते हैं, लेकिन प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। मतलब ये तो पता चल गया कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और ये प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, लेकिन ये परमाणु में अरेंज कैसे रहते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। तो परमाणु की संरचना, इसके लिए हमने एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ लिया है ना, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किया। जैसे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया। चलो अब देखते हैं जे टॉमसन ने परमाणु मॉडल क्या दिया था। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। क्रिसमस केक कह लीजिए या क्या कह सकते हैं आप इसे, तरबूज की तरह। क्या मतलब है इसका कि जैसे आपका क्रिसमस केक कह लो या तरबूज कह लो, वो पूरा होता है, उसको जो पूरा पोर्शन है उसको इन्होंने कह दिया कि ये धन आवेशित वाला भाग है, ठीक है। और जो इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं, धसे हुए हैं, जैसे तरबूज में बीज लगा होता है या केक में जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बीच बीच में लगे होते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनस चार्ज है वो बीच बीच में ऐसे धसे हुए हैं, ठीक है। अब इससे क्या है, टॉमसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया क्या कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है ना। जो परमाणु है वो पूरा धन आवेशित एक गोला है और इलेक्ट्रॉन इसमें बीच बीच में धसे हुए हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यानी कि जो धन आवेश है और ऋण आवेश ये बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु ओवरऑल विद्युत उदासीन होता है। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई कि हाँ भाई ये तो था कि परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है, लेकिन किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसे कि हम आगे देखेंगे। क्या, अच्छा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब दूसरे कौन थे, रदरफोर्ड। अब उन्होंने क्या दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि आप किसी के गुणधर्म जानोगे तभी आप उसको बेस्ट यूज कर सकते हो। अब जैसे इन्होंने सोने की पन्नी लिया, क्यों सोने की ही पन्नी, आपने जो धातु वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि जो सोना होता है और वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है, उसमें बहुत पतला करने की क्षमता होती है। तो सोना जो होता है वो धातु की मैक्सिमम पतली पन्नी बनाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने सोने को चुना। अब सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, ठीक है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण के बराबर होता है। जो अल्फा कण होता है उस पे क्या होता है, अल्फा कण पे द्विआवेशित हीलियम कण के बराबर, यानी कि इस पे +2 चार्ज होता है ना। चूंकि इसका द्रव्यमान 4U होता है, 4 यूनिट होता है। अच्छा, ये प्लस चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान क्या होता है, 4 यूनिट होता है, ठीक। द्रव्यमान यहाँ लिखा जाता है और आवेश यहाँ नीचे लिखा जाता है। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों की में पर्याप्त ऊर्जा होती है ना, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है और इस पर आवेश भी ज्यादा है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। यानी कि जब प्लस चार्ज है और इसको बहुत तेजी से सोने की पन्नी पे डाला जाएगा तो सोने की पन्नी में भी तो परमाणु है, उस पे ये गिरते ही ये इधर उधर चले जाएंगे, है ना। अब मान लो ये इसका जो है प्लस चार्ज है, जहां पर इसका प्लस चार्ज होगा वहां पर ये पड़ते ही प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है ना, विक्षेपित कर देगा, मोड़ देगा। यही इन्होंने अंदाजा लगाया था। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन के बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि ये कण क्या थे, भारी थे। अब आप यहाँ देख रहे हो, जो ये डायग्राम देख रहे हो,
ये आपको ये जो गोल गोल सा ये इन्होंने क्या दिखाया है, सोने की परत दिखाई है। और ये जो लाइंस देख रहे हो ये अल्फा कण इस पे गिराए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लाइन क्या है, वो सीधी निकल गई है। बहुत ही कम ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत विक्षेपित हुई हैं और बहुत ही कम ऐसी हैं जो आगे नहीं जा पाई है ना। बाकी सब देख रहे हो आप सीधी सीधी निकल गई हैं। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। क्या? तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, है ना। कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया ना कि बहुत कम ही है जो थोड़ा बहुत इधर उधर विक्षेपित हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया, है ना। बहुत सारी रेज में कोई एक ही वापस आई, यानी कि कोई एक ही रिपेल हुई। अब क्या इससे क्या मतलब निकला? रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय है जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को किसी टिश्यू पेपर के टुकड़े पे मारते हैं और वो लौटकर आपकी कोई चोट पहुंचाता है ना। ये तो मतलब इन्होंने ऐसा कहा कि मैंने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था कि एकदम से सब इधर उधर चली जाएंगी और हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल विपरीत हुआ। तो इससे अब जो हुआ है निष्कर्ष तो उसी से आएगा ना। तो इससे आप इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इन्होंने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई एक लड़का खड़ा हो जाए किसी दीवार पे, आंख बंद करके किसी दीवार पे पत्थर मारे, उसके सामने खड़ा हो जाए, तो जितनी बार वो पत्थर मारे 10 बार मारेगा तो 10 बार वो आवाज सुनेगा। लेकिन अगर वो उसके चारों तरफ जाली बनी हुई है और वो पत्थर फेंकता है तो पॉसिबल है कि 10 में से 8 पत्थर जाली से बाहर निकल जाएंगे और 2 ही टकराएंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल ये बताता है या ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि ये पॉसिबल है कि जो पूरा परमाणु होता है वो ठोस नहीं होता है, जैसा कि पहले बताया गया ना कि तरबूज की तरह होता है, केक की तरह होता है, पूरा धनावेशित और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। नहीं, वैसा नहीं होता। अगर वैसा होता, पूरा का पूरा धनावेशित होता है, तो पूरी अल्फा किरणें वापस लौट जाती, रिपेल होके, है ना। तो इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। क्या? परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या? बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत ही कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। कौन कौन से? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। नाभिक का, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर गति करते रहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, ठीक है। इन्होंने ये तो बताया कि एक नाभिक होता है और इसमें क्या होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं। अब क्या कमी है? रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी थी? वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा तो उसकी ऊर्जा का भी ह्रास होता रहेगा और वो ऐसे घूमते घूमते अपनी ऊर्जा खोते खोते वो बीच में आके नाभिक पे टकरा जाएगा। और अगर वो नाभिक से टकरा गया तो क्या होगा? परमाणु खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, परमाणु तो स्थायी होता है। इसका मतलब इस रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमी है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से तो गति नहीं ही करता है, ठीक है। ये तो ठीक है कि नाभिक होता है, धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, ठीक। तो किस तरह से? बोर का परमाणुविक मॉडल। अब बोर ने अपना परमाणुविक मॉडल दिया। रदरफोर्ड के मॉडल पे उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में बताया। अब निम्नलिखित अवधारणाएं उन्होंने प्रस्तुत की। कौन कौन सी अवधारणा? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की
विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। उन्होंने ये बताया कि बोर ने कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वर्तुलाकार गति नहीं करते हैं, वो अपनी कक्षा में निश्चित कक्षा में गति करते हैं और जिसके पास जितनी ऊर्जा होती है वो उस कोश में गति करता है, जो कि इस तरह से है, जिसको क्या नाम दिया गया है, देखो सेंटर में क्या है, नाभिक। उसके बाद क्या आता है, कक्ष KLMN, ऐसे करके नंबरिंग की गई है। ये कक्षाएं या कोश KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दर्शाई या दिखाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा यानी हमने क्या पता कर लिया है कि हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज होता है तो प्रोटॉन है और माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा एक नया कण मिला, न्यूट्रॉन। किसने इसकी खोज की? 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम क्या पड़ गया? न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को किससे दर्शाया जाता है? N से, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता इसलिए यहाँ कोई चार्ज नहीं दर्शाया गया है। ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है। जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता है तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो आ जाता है। ठीक। जहां भी आप परमाणु द्रव्य, दो चीजें होती है ना, एक होता है परमाणु द्रव्यमान और एक क्या होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होते हैं। लेकिन जहां परमाणु का द्रव्यमान पूछा जाता है तो वहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि नाभिक में जितने कण हैं उनकी संख्या। तो जो द्रव्यमान होता है परमाणु का वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। यानी कुल मिला के नाभिक में धन आवेश होता है और उसके चारों तरफ ऋण आवेश गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और वो एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं जिसे KLMN या 1 2 3 4 कक्षाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके।